अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपका पावर सिस्टम चैप्टर से क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, जो कि आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वालों का चैप्टर है, जो सेकेंड ईयर में आईटीआई का है। और यदि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल रहे थे कि सर आप पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो मैंने पीडीएफ का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। आप चाहे तो पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली। आप वहाँ पे जाइए, कमेंट में आप देख सकते हैं, कमेंट में भी जो सबसे पहले कमेंट करेगा वहाँ पर भी मिल जाएगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को कंप्लीट देखिए, क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको विधिवत जानकारी भी दी गई है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन से ऊर्जा संयंत्र को ऊर्जा की समान मात्रा का उत्पादन करने के लिए सबसे अधिक क्षेत्र की आवश्यकता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे अधिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है वो आपकी होती है ऊर्जा संयंत्र की, मतलब कि सौर ऊर्जा संयंत्र की। क्योंकि दोस्तों सौर ऊर्जा संयंत्र को ऊर्जा की समान मात्रा का उत्पादन करने के लिए सबसे अधिक क्षेत्र की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनरेटर एक हाइड्रो ऊर्जा संयंत्र में टरबाइन के साथ संयोजन में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों मुख्य पोल और जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है, ये जो होते हैं आपका हाइड्रो ऊर्जा संयंत्र में टरबाइन के साथ संयोजन में प्रयोग किए जाते हैं। और इसमें हमसे वही क्वेश्चन में पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर कि मुख्य पोल और सिंक्रोनस जनरेटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जो केबल होती है उसकी लंबाई और धारिता के बीच संबंध क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। देखिए केबल और जो लंबाई होती है और जो धारिता होती है उसके बीच जो संबंध होता है वो एक दूसरे क्या होते हैं, अनुपाती होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अनुपाती होते हैं, अर्थात सी आपका प्रोपोर्शनल टू एल हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि गैस टरबाइन बिजली संयंत्र में रिजनरेटर जो आपका यहाँ पर होता है, ठीक है, जो रिजनरेटर होता है उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों गैस टरबाइन और जो बिजली जो संयंत्र होता है उसमें जो रिजनरेटर होता है उसका इस्तेमाल निकास गैसों से हीट रिसीवर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यदि बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो इकोनोमाइजर का नाम आपने सुना होगा। ये होता है और एक पूर्वतापक होता है जिसकी सहायता से भरण जल और जो दहन होता है उसके लिए प्रवाहित वायु का तापन बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में आवेश टैंक का उपयोग क्यों किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में आवेश टैंक का जो उपयोग होता है पेन स्टॉक की सुरक्षा के लिए किया जाता है। और ये जो पेन स्टॉक होता है उस पर लगाने वाले जो वाटर हैमर होते हैं उससे बचाने के लिए लगाया जाता है। क्योंकि सर्च टैंक का जो इसमें प्रयोग किया जाता है उच्च शीर्ष वाले जो शक्ति संयंत्र होते हैं उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, पेन स्टॉक की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि डीजल पावर स्टेशन की क्षमता कितनी होती है। दोस्तों डीजल पावर स्टेशन की जो क्षमता होती है वो आपका 35 से कितना होता है, 35 से आपका 42% तक होता है। और डीजल पावर स्टेशन जो होता है ये तुरंत ही शुरू किया जा सकता है और इसे आपातकालीन स्थिति में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांसमिशन के मध्य वोल्टेज का स्टेप अप किया जाता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा ट्रांसमिशन के मध्य वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसमिशन हानि को कम करने के लिए किया जाता है। रीजन इसका ये है क्योंकि जो ट्रांसमिशन वोल्टेज होता है उसको बढ़ाने के पर क्या होता है, धारा का जो मान होता है घट जाता है और जो आपका I2R होता है जो उसमें होता है हानि वो भी आपकी घट जाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से पीक लोड स्टेशन कौन सा है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, हर क्वेश्चन का ऑप्शन भी देख लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके। देखिए दोस्तों, पीक लोड स्टेशन जो होते हैं आपका कम क्षमता के जो होते हैं, यदि मैं क्रम वाइज बताऊँ तो सबसे कम जो आपका होता है वो आपका थर्मल प्लांट होता है, उसके बाद डीजल स्टेशन, उसके बाद रन ऑफ रिसीवर प्लांट होता है। ये सभी जो होते हैं पीक लोड जो प्लांट होता है उसका ये कम क्षमता के होते हैं, और इसकी यदि अभिकल्पना की जाए तो ये शिखर मान वहन करने के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, मतलब तीनों सही हो जाते हैं, तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जिसमें पूछा गया है कि ताप शक्ति संयंत्र में भरण जल तापक, अति तापक एवं वायु प्रोतापक का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः मतलब कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए जो आपका ताप शक्ति संयंत्र होता है उसमें भरण जल तापक या अति तापक और जो वायु होता है ये पूर्व तापक का प्रयोग जो होता है मुख्यतः पूछा गया, तो हम इस तरह आप इसका आंसर देंगे कि मुख्यतः संयंत्र की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक हानि रहित लाइन के करेक्टिविटिक्स इम्पीडेंस को कहते हैं, मतलब कि इसको क्या बोला जाता है। देखिए दोस्तों, एक हानि रहित लाइन के जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है उसको हम सर्ज इम्पीडेंस बोलते हैं, और जो सर्ज इम्पीडेंस का जो सूत्र होता है वो आपका क्या होता है, जेड सी बराबर आपका होता है √L/C होता है। इसको भी आप रट लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है, स्मॉल इम्पीडेंस। ठीक है, सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि उच्चतम वोल्टताओं हेतु कौन 3 करोड़ में 132 केबी तक उपयोग में लाए जाने वाले केबल कौन सी है। इसमें आपको केबल का नाम दिया गया, सभी केबलों को पढ़ लीजिएगा। लेकिन इसमें आपका जो सही हो जाता है गैसीय दाब केबल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि रीजन इसका है क्योंकि उच्चतम वोल्टताओं के लिए केवल 3 करोड़ में 132 केबी तक उपयोग के लिए ही इस केबल का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, और ये प्रयोग किए जाने लायक केबल भी है, क्योंकि केबल जो होता है ये आपका गैसीय दाब केबल होता है, और गैसीय दाब जो केबल होता है उसको एकल करोड़ के रूप में 400 केबी तक के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यांत्रिक परीक्षण को किस प्रकार के कुचालक पर किया जाता है, साइकिल प्रारूपी या पिन प्रारूपी या विकृति प्रारूपी या झूला अर्थात लटका प्रारूपी। दोस्तों ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यांत्रिक जो परीक्षण होता है उसमें पिन टाइप इंसुलेटर जिसको कुचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और इसमें जो मैकेनिकल सामर्थ्य होता है वो परीक्षण में 1 मिनट के लिए अधिकतम लोड का 250% लागू किया जाता है, और इसमें हमसे वही पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम बी ऑप्शन मारेंगे कि पिन प्रारूपी, तो बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 3 कोर प्लेक्सिव के केबल में न्यूट्रॉन का रंग होता है, जो न्यूट्रॉन होता है उसका रंग क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर दिए गए जैसे कि काला, नीला, भूरा, हरा, लेकिन इसमें आपका नीला करेक्ट आंसर हो जाता है, बी ऑप्शन। अब आप लोग पूछेंगे कि यहाँ पर क्यों नहीं काला सही हुआ, क्यों ना भूरा सही हुआ, तो इसका रीजन ये है कि 3 कोर जो फ्लेक्सिबल केबल होता है उसमें न्यूट्रल का रंग होता है नीला होता है, और जब दोनों कोर का रंग जो लाल और जो पीला दिया है इसमें, और जो हरा दिया गया उसका प्रयोग जो होता है अर्थ वायर के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि एसी ट्रांसमिशन प्रणाली पर डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली के लाभ क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो लाभ है इसका ए ऑप्शन यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है, और ये आपका इतना सी ऑप्शन है, और ये आपका डी ऑप्शन, ये आपका एक ही में लिखा गया है। अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, एसी ट्रांसमिशन प्रणाली पर डीसी जो ट्रांसमिशन प्रणाली है उसके लाभ पूछा है, तो इसमें लाभ बहुत सारे होते हैं, जैसे कि डीसी प्रणाली की कोई भी त्वचा प्रभाव नहीं होता है। इसमें रीजन ये है कि इसका प्रभाव नहीं होता है, इसमें रीजन ये है कि इसमें आवृत्ति का मान जो होता है शून्य होता है, और सभी चालक में धारा का होता है समान होता है। तो इस चीज़ को भी आप नोट लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 पे।
क्वेश्चन नंबर 36 है आप सभी के सामने दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें पूछा गया है कि बेस लोड अधिकतम मांग के रूप में ही है तो एक प्रणाली लोड फैक्टर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अर्थात एक। अब यहाँ पर हम एक क्यों मारेंगे, इसका भी रीजन है, क्योंकि जो बेस लोड होता है वो अधिकतम मांग के रूप में ही है और जो लोड फैक्टर होता है वो एक होगा। रीजन इसका ये है एक होने का कि क्योंकि प्रणाली में जो बेस लोड होता है वो आपका ही औसत लोड को दर्शाया जाता है, और औसत लोड का जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था इसके बारे में, जो लोड फैक्टर बराबर होता है औसत लोड अपन अधिकतम मान। तो इस चीज़ को भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि अतिरिक्त उच्च वोल्टेज के अंतर्गत वोल्टेज होते हैं। यहाँ पर आपको 1 kV, 11 kV और 132 kV और यहाँ पर 330 kV से ऊपर दिया गया है। लेकिन इसका रीजन है, यहाँ पर मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, यदि आंतरिक उच्च वोल्टेज के बारे में बात किया जाए तो उसके अंतर्गत 300 kV आता है, और उससे ऊपर की बात किया जाए तो 100 kV से आपका 132 kV तक आता है, उच्च वोल्टेज की बात कर रहे हैं। और यदि हम यहाँ पर 230 kV तक के वोल्टेज की बात करें तो ये आपका आंतरिक उच्च वोल्टेज के अंतर्गत आता है। और 330 kV से 400 kV या 500 kV या 765 kV तक की बात करें तो ये आपका एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज के अंतर्गत आता है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 330 kV से ऊपर, डी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि बिजली संयंत्र में इस्तेमाल कोयला निम्न रूप में किया जाता है, मतलब किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, बिजली संयंत्र में इस्तेमाल होने वाला जो कोयला होता है वो स्टीम कोयला के रूप में भी जाना जाता है, और स्टीम जो कोयला होता है एंथ्रासाइट और जो बिटुमिनस होते हैं उसके बीच में अन्य प्रकार का भी कोयला इसमें मिला होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ए ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि यदि पारेषण टावरों की ऊंचाई बढ़ जाती है या बढ़ा दी जाती है तो निम्न में से किसको बदलने की संभावना होगी। तो किस चीज़ को बदलेंगे, तो इसमें जो बदलेगा दोस्तों वो आपका कैपेसिटेंस जो होगा वही चेंज होगा। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और इसका पीडीएफ मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो जो लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा डीजल इंजन बिजली संयंत्र का हिस्सा नहीं है। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, इसमें आपको कूलिंग टावर, पेन स्टॉक, तेल पंप और स्ट्रेनर दिया गया है। लेकिन आप ध्यान देंगे जो पेन स्टॉक है ये आपका डीजल इंजन के यहाँ पर नहीं है, क्योंकि पेन स्टॉक डीजल इंजन का ये संयंत्र नहीं हिस्सा नहीं है, क्योंकि पेन स्टॉक का जो प्रयोग होता है जल विद्युत शक्ति संयंत्र में किया जाता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये जो हिस्सा नहीं है वो पेन स्टॉक है, बाकी आपका कूलिंग टावर, तेल पंप और जो स्ट्रेनर होता है वो आपका डीजल इंजन बिजली संयंत्र का हिस्सा होता है। तो दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा, और वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट के पास जानकारी पहुंच पाए।